प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। विगत मैं 8 से 9 दिन तक वीडियो नहीं दे पाया क्योंकि मैं एग्जामिनेशन ड्यूटी में काफ़ी व्यस्त था और मेरी व्यस्तता इस महीना तक पूरा रहेगी क्योंकि इस महीना तक मैं कॉलेज की ड्यूटी में बराबर व्यस्त हूं। इसके कारण मैं वीडियो देने में भी आगे असमर्थ रहूँगा। आज संडे थी, आज कुछ मेरा रेस्ट था, तो मैं सोचा कि आज आप लोग को कुछ वीडियो प्रस्तुत कर दूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री को पढ़ाने के बाद पूर्व जो मैं वीडियो प्रस्तुत किया था, उसमें मैं गुप्ता काल को समाप्त किया था। प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्ता काल। तो गुप्ता काल के बाद जो इतिहास शुरू होती है, वो है पुष्यभूति वंश। कौन है? पुष्यभूति वंश, है ना? तो पुष्यभूति वंश को मैं डायग्राम बना रहा हूँ। तो यहाँ पर हैं प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन, है ना? और इनकी पत्नी का नाम है यशोमती। प्रभाकर वर्धन की बड़े लड़के हैं राजवर्धन और दूसरे हैं हर्षवर्धन और पुत्री है राजश्री, है ना? तो मैं इस पर आज डिस्कशन कर रहा हूँ पूरा। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, गुप्ता पीरियड की समाप्ति के बाद संपूर्ण उत्तर भारत पर एक महानतम राजा, एक साम्राज्यवादी राजा, एक कला प्रेमी, एक विद्या प्रेमी, एक कुशल प्रशासक के रूप में हर्षवर्धन आए, है ना? तो भारत के दिल्ली से जो है अंबाला की ओर, यानी हरियाणा में एक जगह है अंबाला में थानेश्वर। तो थानेश्वर में पुष्यभूति नाम के राजा हुए जिन्होंने वर्धन वंश की स्थापना की, है ना? तो अंबाला में जो थानेश्वर है, वहां पर पुष्यभूति ने वर्धन वंश की स्थापना की और वो थानेश्वर जो है अंबाला में, हिंदू धर्म में 51 शक्तिपीठ है, उसमें एक शक्तिपीठ थानेश्वर को भी माना जाता है। तो उसी में वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति किए थे और उन्होंने सिर्फ महाराज की उपाधि धारण की और वो शिव का बहुत बड़ा पुजारी था पुष्यभूति, जिन्होंने वर्धन वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। वर्धन वंश के सबसे प्रतापी राजा प्रभाकर वर्धन को माना जाता है और प्रभाकर वर्धन ही वर्धन वंश के वास्तविक संस्थापक भी है, जिन्होंने महाराजाधिराज, परमेश्वर, ब्रह्मभट्टारक की भी उपाधि धारण की। और प्रभाकर वर्धन जो है वो सूर्य का बहुत बड़ा पुजारी है ना? तो प्रभाकर वर्धन के बड़े लड़के राजवर्धन है, दूसरे लड़के हर्षवर्धन है और पुत्री राजश्री है और पत्नी का नाम यशोमती है। तो प्रभाकर वर्धन के समय हून का आक्रमण हुआ मध्य एशिया से और वो हून को पराजित करने के लिए अपने बड़े लड़के राजवर्धन को भेजा और इसी बीच प्रभाकर वर्धन की तबीयत खराब हो गई। अचानक वो काफी गंभीर बीमार हो गया और उसको कई राजवैद्य, रसायन हुसैन बचाने का भी प्रयास किया और लेकिन वो बच नहीं पाए और राजवर्धन जो है वह हून आक्रमण में व्यस्त थे। अब बात हुई कि प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी है यशोमती, उससे राजश्री का जो पुत्री का जन्म हुआ, ये राजश्री की शादी कन्नौज के शासक गिरि वर्मा से हुई, है ना? अब क्या हुआ कि प्रभाकर वर्धन के मरने के बाद इसके बड़े लड़के राजवर्धन गद्दी पर बैठे और राजवर्धन के शासन काल में पूर्व भारत में जो बंगाल है, वहां पर गौर शासक शशांक का शासन था, जो काफी अत्याचारी शासक था। समूचे बंगाल को वो जीतने के बाद उड़ीसा पर भी वो कब्जा कर लिया और उसके परम मित्र थे मलवा के शासक देवगुप्त। तो गौर राजा शशांक और मलवा के शासक देवगुप्त ने कन्नौज पर आक्रमण करके गिरि वर्मा की हत्या कर दी और कन्नौज
से राजश्री को भगाकर कन्नौज के कैद में डाल दी। राजश्री को कन्नौज के कैद में डाल दिया। और क्या किए, यह जो शशांक है, गौर शासक शशांक है, वो छुप कर पीछे से वार करके राजवर्धन की हत्या कर देते। तो राजवर्धन की हत्या होने के बाद जो उत्तराधिकारी होगा वो हर्षवर्धन होगा, और हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से लेकर 647 ईस्वी माना जाता है। फिर ध्यान से सुनिए, उस प्रतापी राजा का शासन 606 से लेकर 647 ईस्वी। तो 606 से जो हर्षवर्धन शासन संभाले, तो हर्षवर्धन के सामने दो चुनौती है। एक, अपने बड़े भाई जो राजवर्धन है जिसकी हत्या शशांक किए थे, उससे उसको बदला लेना है, और जो उसकी बहन राजश्री है जो कन्नौज के कारागार में बंद है, और कन्नौज की सत्ता पर अपनी बहन राजश्री को बैठाना है ना। तो हर्षवर्धन, चूंकि इनका जन्म थानेश्वर में ही हुआ था 590 ईस्वी में, और जब ये 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थानेश्वर की गद्दी पर, तो इन्होंने एक हर्ष संवत चलाया था। हर्ष संवत यानी हर्षवर्धन का जो राज्यारोहण है 606, वह उसकी जो है उसको हर्ष संवत कहा जाता है। इस हर्षवर्धन जो प्रतापी राजा है, उत्तर भारत को समूचा जीत लिया था, है ना। तो इस हर्षवर्धन के बारे में जो जानकारी है, हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि हैं बाण भट्ट, उनके द्वारा हर्षचरित और कादम्बरी पुस्तक लिखी गई है। तो हर्षचरित से हर्षवर्धन का राज्यारोहण, हर्षवर्धन का विजय अभियान, हर चीज की जानकारी हर्षचरित से प्राप्त होती है। इसके बाद हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग आए, नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किए, उसमें शिक्षा प्राप्त की, और उसकी घटना शियुकी के नाम से जानी जाती यात्रा। तो ह्वेन-त्सांग की जो जीवनी है, जो शियुकी नाम से लिखी गई है, उसके वृत्तांत से भी हर्षवर्धन के बारे में पूरी पता चलती है। इसके बाद दो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ में मधुबन अभिलेख हैं, और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जिला में बासखेरा अभिलेख है। इससे भी हर्षवर्धन के बारे में पता लगता है। तो हर्षवर्धन सबसे पहले जो मलवा के शासक शशांक थे उस पर चढ़ाई कर दिया, और शशांक को बुरी तरह हराने के बाद शशांक मारे जाते हैं, और उसके बाद अपने बड़े भाई राजवर्धन की बदला वो ले लेता है शशांक को हत्या करके। इसके बाद जो है हर्षवर्धन का जो मुमेरा भाई है भांडी, उसको पता लगता है कि जो राजश्री बहन है वो कन्नौज की कारागार से बिंद पर्वत को पार करते हुए जंगल की ओर जा रही है, और वो सती आत्महत्या करने जा रही थी। हर्षवर्धन तुरंत अपनी बहन को जंगल से ढूंढ निकालता है, एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से। बाद में इस दिवाकर मित्र से भी वो बौद्ध धर्म में दीक्षा ले लेता है हर्षवर्धन, और फिर वो क्या करता है कि अपनी बहन राजश्री जो सती होने जा रही थी, उसको सती होने से बचा लेता है, और राजश्री को कन्नौज लाता है, और कन्नौज लाकर उसका कन्नौज में राज्याभिषेक करवाता है अपनी बहन राजश्री का, और अपनी राजधानी थानेश्वर से वो कन्नौज ले जाता है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन की प्रथम राजधानी थानेश्वर हुई, जहां उनका जन्म भी हुआ था, और हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी जो स्थान परिवर्तन की वो कन्नौज है ना। अब बात आई कि गद्दी पर बैठने के बाद यह बहुत ऐसे काम किए हैं। सबसे पहले हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठा तो वह कई विजय अभियान किया। विजय अभियान में वो भारत का उत्तर पश्चिमी प्रांत गुजरात को जीतता है, इसके बाद वो पंजाब को जीतता है, कश्मीर को जीतता है, नेपाल को जीतता है, संयुक्त प्रांत यूपी को जीतता है, उड़ीसा को जीतता है, असम को जीतता है ना। इसके बाद दक्षिण भारत में वो नर्मदा नदी तक जीते हुए पहुंच जाता है। समूचे उत्तर भारत को जीतने के बाद वह उत्तर पथ स्वामी की उपाधि धारण किया। हर्षवर्धन को हम शिलादित्य भी कहते हैं, और समूचे उत्तर भारत को जीतने के बाद उसको उत्तर
पथ स्वामी की उपाधि वो धारण किया, समूचे उत्तर भारत में एक छत्र राज्य किया। अब उसका विस्तार वो करना चाह रहा है दक्षिण भारत, है ना? तो गुजरात के जो बल्लभी में ध्रुवसेन द्वितीय थे, उसको वो पराजित करता है हर्षवर्धन। और गुजरात का जो बल्लभी है, वो भी बौद्ध धर्म की शिक्षा का मुख्य केंद्र था, परंतु वह हीनयान शिक्षा का केंद्र था, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के महायान शिक्षा का मुख्य केंद्र है ना? इसके बाद वो दक्षिण भारत में उसकी महत्वपूर्ण लड़ाई होती है। दक्षिण भारत का सबसे प्रतापी राजा चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को माना जाता है। और इसी नर्मदा नदी के किनारे 634 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच भीषण युद्ध होती है, और इस युद्ध में हर्षवर्धन पराजित होता है, जिसके कारण दक्षिण भारत में वो अपने पैर को पसारने में असफल हो जाता है। और इसका उल्लेख जो है 634 में जो हर्षवर्धन की पराजय हुई, उसका उल्लेख जो है चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख से पता लगता है। कि ऐहोल अभिलेख में ये पता लगता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने इस नर्मदा नदी किनारे 634 ईस्वी में उत्तर भारत के प्रतापी राजा हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो मैं हर्षवर्धन को लेकर प्रस्तुत हुआ था। हर्षवर्धन की जीवनी को मैं बताया हूँ। उत्तर भारत का सबसे महानतम अंतिम हिंदू राजा माना जाता है, एक कुशल प्रशासक माना जाता है, एक साम्राज्यवादी राजा माना जाता है, विद्या का आश्रयदाता माना जाता है, वो बीना अच्छा बजा लेता था। इसके बाद मैं अगले वीडियो में, क्योंकि अभी मैं बहुत व्यस्त रहूंगा, जैसे मेरी फुर्सत मिलेगी मैं वीडियो दूंगा, क्योंकि मेरी व्यस्तता इस महीना तक पूरी है। तो जैसे ही मुझे समय मिलेगा तो मैं हर्षवर्धन के प्रशासन को लेकर वीडियो बनाऊंगा। आप धैर्य रखें, क्योंकि मेरी व्यस्तता ज़्यादा है, फिर भी मैं आपको दिल में बसा चुका हूँ सभी बच्चे को। मैं आपकी सफलता के लिए हमेशा तत्पर रहता। आप अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि 71वीं बीपीएससी 13 सितंबर को है। बहुत सारे बच्चे 17वीं बीपीएससी का नवंबर में मेंस का भी इंतजार कर रहे हैं, और मुझे पूर्ण आशा है कि मेरा बच्चा इस बार बहुत अच्छे पद पर जाकर अपना झंडा को बुलंद करेंगे और मेरे हाथ को काफ़ी मजबूत करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी और वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।